नमस्कार दोस्तों, नए और एक फ्रेश वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज फिर से हम सब साइंस को कवर कर रहे हैं और इसके अंदर हम सब बेसिक जो साइंस है उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको जो भी वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन मिल पाएंगी। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका विज्ञान, जिसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, देखिए कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो कोशिका जो है सभी जीवों की क्या है, मौलिक इकाई है। ठीक है, कोशिका जो है सजीवों की मौलिक इकाई है, यानी बेसिक यूनिट है। संरचनात्मक और कार्यात्मक अगर इकाई देखी जाए सजीवों की तो कोशिका होती है। ठीक है, यह जीवन की भौतिक आधार है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की, लेकिन वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। ठीक है, कॉर्क सेल पे इन्होंने देखा था और उन्होंने अपनी खोज का जो वर्णन है वो अपनी पुस्तक में किया। उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। ठीक है, माइक्रोग्राफिया के लेखक कौन है? रॉबर्ट हुक। और इन्होंने अपनी प्रथम जो खोज है कोशिका की उसका जिक्र किया था। उसके बाद बात आती है एंटोनी लियोनहॉक की। एंटोनी वॉन लियोनहॉक, इन्होंने 1674 में जीवित कोशिका को देखा। सबसे पहले इन्होंने जीवित कोशिका को देखा था। ठीक है, और तालाब के पानी में। और लियोनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अगर पूछा जाए आपको तो याद रखिएगा एंटोनी ऑन लियोनहॉक को कहा जाता है। अब बात आती है कोशिका से जुड़े तथ्यों के बारे में। तो सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करें तो है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। और सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछी जाए तो है शुतुरमुर्ग का अंडा, ओस्ट्रिच का एग। और इसकी अगर हम साइज की बात करें तो 170 mm इंटू 135 mm की होती है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है उसे न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु है, ओवम है। और सबसे छोटी शुक्राणु यानी स्पर्म है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, और मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी शुक्राणु। ठीक है, कुछ बेसिक फैक्ट्स भी हैं, इसको याद रखिए। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और वहीं ऊतक यानी टिश्यू के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी यानी सेल का अध्ययन और टिश्यू का हिस्टोलॉजी। क्लियर? चलिए अब बात आती है कोशिका सिद्धांत की। देखिए कोशिका सिद्धांत को अगर हम पढ़ें तो इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो 1839 में स्लाइडेन और स्वान के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। तो याद रखना है आपको, स्लाइडेन ये जो थे पादप वैज्ञानिक थे और ये आपके क्या थे? ये थे जंतु वैज्ञानिक। ठीक है, तो सभी सजीव जो होते हैं एक या अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, कोई भी सजीव को उठा लीजिए तो वो क्या है? एक या अनेक कोशिकाओं का बना हुआ होता है। और कोशिका जो होती है हम लोगों ने देखा सजीव की क्या होती है? आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, और ओमनिस सेलुला ए सेलुला जो है यानी कि हर एक जीव जो है पिछली अपनी कोशिका से बनी होती है। एक किसने कहा है? रुडोल्फ विर्च ने कहा है 1855 में। यानी कहने का मतलब है कि नई कोशिकाएं हमेशा अपने पुराने कोशिका यानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक अपवाद है। अपवाद क्या है भाई? कि विषाणु जो होता है यानी वायरस एक कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता, क्योंकि इसमें कोशिकीय संरचना नहीं होती। ये अपवाद है, एक्सेप्शंस है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कोशिका के प्रकार। कोशिका के टाइप कितने होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो अगर हम विशेषता की बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो होता है ये अविकसित होता है। इसमें विशेषता क्या है? केंद्रक। ठीक है, और यूकैरियोटिक में क्या है? विकसित होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है प्रोकैरियोटिक में केंद्रक जो है अविकसित होता है और यूकैरियोटिक में यह
डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है। वहीं कोशिकांग की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त अंग होता है जो कि अनुपस्थित रहता है और सभी अंग इसके उपस्थित होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर यानी इंडोरेक्टिकुलम। राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में आपका 70S प्रकार होता है और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार होता है। ठीक है, तो याद रखना आपको। अब देखिए कोशिका भित्ति की बात करें, सेल वॉल जिसको कहते हैं, तो कोशिका भित्ति जो है केवल पादप, कवक और जीवाणु में पाई जाती है। जंतुओं में यानी एनिमल सेल में ये क्या होता है, अनुपस्थित होता है। एनिमल में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। पादप भित्ति की हम बात करें तो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी, सेलुलोज की। और कवक भित्ति जो होता है ये आपका किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। ठीक है, पादप भित्ति जो है सेलुलोज का और कवक भित्ति जो है एक काइटिन का बना होता है। अगर इसका हम कार्य देखें तो इसका कार्य क्या है भाई, तो यह कोशिका को एक सर्टेन निश्चित आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, चलिए अगला टर्म आता है कोशिका झिल्ली, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये जो आपका कोशिका झिल्ली होता है ये सेमी परमिएबल होता है यानी कि अर्ध पारगम्य होता है। ठीक है, कैसा होता है, अर्ध पारगम्य होता है। और ये बनी जो होती है वो किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन से। ठीक है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। और फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था 1972 में। और ये जो मॉडल है झिल्ली की तरलता को क्या करता है, डिराइव करता है, समझाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए अगला टर्म जो हमारा आता है वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आप सब जानते हैं, इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा 1886 में की गई थी और इन्होंने इसे जो नाम दिया था वो दिया था बायोब्लास्ट। ठीक है, बायोब्लास्ट जो है ये नाम किसने दिया था, रिचर्ड अल्टमैन ने दिया था 1886 में। ठीक है, और इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है, देखिए रिचर्ड अल्टमैन ने 1886 में इसको खोजा तो उस समय इसका नाम दिया बायोब्लास्ट। बाद में इसका नामकरण जो है कार्ल बेंडा ने क्या कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया के खोज तो रिचर्ड अल्टमैन, और वही पूछा जाए कि किसके द्वारा नामकरण किया गया माइटोकॉन्ड्रिया तो कार्ल बेंडा। और इसे कोशिका का क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। अब बात आती है कि ठीक है पावर हाउस तो है लेकिन इसका मेनली वर्क क्या है, काम क्या है, तो इसका कार्य जो है वो कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण करना है। यानी एडोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो निर्माण है वह कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, और इसकी आंतरिक संरचना को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो आंतरिक संरचना होती है उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। कुछ क्रिटिकल चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए जो होता है सर्कुलर और 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए जो होता है सर्कुलर और 70S राइबोसोम होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेमी एटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाता है। क्लियर, चलिए अगला टर्म आता है लवक। तो लवक क्या है भाई, तो लवक को हम कहते हैं प्लास्टिड्स। ठीक है, और ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं और इसकी खोज जो है अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था। लवक जो होता है मेनली 3 प्रकार का होता है। ठीक है, हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं तो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। और ये जो होता है वो आपका प्रकाश संश्लेषण में भी हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। उसके बाद दूसरा आता है वर्णी लवक जिसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये पौधों के रंगीन भाग जिसमें फूल भी आता है फल भी आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। लाइकोपीन की वजह से कलर होता है किसका, टमाटर का। टमाटर लाल किस वजह से दिखता है, लाइकोपीन की वजह से।
और कैरोटीन की वजह से गाजर, और विटामिन की वजह से चुकंदर। इस चीज को याद रखिएगा, तीनों को याद रखना है। लाइकोपीन टमाटर को लाल करता है, ठीक है, उसी की वजह से लाल दिखता है। गाजर जो दिखता है वो किसके कारण, कैरोटीन के कारण। और चुकंदर जो उस कलर का दिखता है वो विटामिन के वजह से। तीसरा जो आपका है प्रकार वो है अवर्णी लवक, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन लवक है। भोजन के रूप में अगर देखें तो स्टार्च वसा के संग्रह में सहायक होता है, ठीक है, रंगहीन लवक है। और साथ ही साथ भोजन जिसमें स्टार्च और वसा है, इसके संग्रह में यह क्या होता है, सहायक होता है। याद रखिएगा, टमाटर का लाल रंग जो है किसके कारण होता है, ये लाइकोपीन की वजह से होता है। उसके बाद आता है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम जो है इसका खोज जॉर्ज पैलेडी ने किया था, और ये सबसे छोटा कोशिकांग है, ठीक है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, राइबोसोम है। और इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। सेल का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। और ये जो है आपका राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किसका बना होता है, आरएनए और प्रोटीन का। और ये जो आपका है ये मेम्ब्रेनलेस यानी कि झिल्ली रहित अंग होता है। उसके बाद आता है आपका अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि इंडोरेक्टिकुलम। इसकी खोज की बात करा जाए तो के.आर. पोर्टर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ये जो होता है कोशिका का अनंत कंकाल बनाती है, ठीक है। ये जो है कोशिका का अंत कंकाल बनाती है, जो कि अगर हम देखें तो RER यानी रफ ER जो होता है वो आपका खुरदरी सतह राइबोसोम के कारण और एक प्रोटीन संश्लेषण करती है। वहीं स्मूथ ER यानी SCR की बात करें तो ये चिकनी सतह और वसा और लिपिड का संश्लेषण करती है। रफ ER जो है प्रोटीन संश्लेषण करती है, और ACR जो है वसा और लिपिड का संश्लेषण करती है। उसके बाद आता है गोल्गी कॉय, ठीक है। गोल्गी कॉय जो है इसकी खोज कैमिलो गोल्गी के द्वारा किया गया, और इसे कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है, या पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर कहा जाता है। अगर इसकी हम कार्य की बात करें तो प्रोटीन और अन्य पदार्थों की पैकेजिंग और परिवहन एंड ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो गोल्गी बॉडी ही करती है। और पादपों में इसे डेक्टियोसोम कहा जाता है, ठीक है। डेक्टियोसोम किसे कहा जाता है पादपों में, तो गोल्गी कॉय को कहा जाता है। उसके बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे के द्वारा किया गया था, और इसे सुसाइड बैग यानी कि आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, और इसका कार्य है बाह्य पदार्थों का पाचन और पुरानी कोशिकाओं को नष्ट करना। और स्तनधारियों में RBC में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, ठीक है। याद रखिएगा मैमल्स जो होते हैं उसमें RBC जो होता है स्तनधारियों में यानी मैमल्स में, उसमें लाइसोसोम क्या होता है, एब्सेंस होता है, अनुपस्थित होता है। अब बात करते हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस की। तो इसकी खोज की अगर हम बात करें तो इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, और कोशिका का मस्तिष्क और नियंत्रण केंद्र के तौर पे कार्य करता है आपका कौन, केंद्रक। इसमें केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। और केंद्रिका जो है यानी कि इसमें जो देखें केंद्रिका वो राइबोसोम बनाने में मदद करती है। अब बात आती है DNA और गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स के बारे में। तो वाटसन और क्रिक के द्वारा DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया। कई बार पूछा जाता है कि डबल हेलिक्स जो है DNA का वो किसके द्वारा दिया गया, तो वाटसन और क्रिक ने दिया। कब दिया भाई, 1953 में। और DNA की क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। मानव शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, और संख्या देखा जाए तो 46 होती है। और जो गुणसूत्र होते हैं आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं डबल हेलिक्स मॉडल है आपका, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में। रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है यानी टिश्यू है। और रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है। हम लोगों ने देखा इसका pH वैल्यू जो होता है 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है। वयस्क मानव में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। और रक्त में यानी ब्लड में प्लाज्मा की जो
प्रेजेंस होती है वो 55% होती है, प्लस में रुधिर कणिकाएं होती है 45%। ठीक है। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं जो है, इसका नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स किसको कहते हैं? आरबीसी को। इसका जीवन काल है 120 दिन। और आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण जो है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में। और इसका मृत्यु जो होता है यानी नष्ट कहाँ होता है? प्लीहा में होता है, स्प्लीन में होता है। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। हेमोग्लोबिन जो होता है उसमें लोहा होता है, प्लस में ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। एक चीज याद रखिएगा कि सोते समय हमारा आरबीसी की संख्या जो है वो 5% कम हो जाती है, और ऊंचाई पे जब हम चढ़ते हैं तो ये क्या होती है? बढ़ जाती है। अब बात आती है आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी की, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। इसको हम देखिए, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इसका कार्य अगर हम देखें तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखना, इसका इम्यूनिटी को बनाए रखना इसका मेन कार्य है। और इसे शरीर का सिपाही यानी सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। किसे? डब्ल्यूबीसी को। अगर इसकी टाइप की बात करें तो लिम्फोसाइट जो कि एंटीबॉडी बनाता है, और मोनोसाइट सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन सा है, तो मोनोसाइट। अब बात आती है प्लेटलेट्स की। तो देखिए, प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स जो है उसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। और इसका कार्य है रक्त का थक्का यानी क्लोटिंग जमाने में मदद करना। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में इसका मदद करना है। और डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या जो है वो तेजी से गिरती है। तो ये थे पार्ट 1, और हमने इसमें कोशिश की है कि वैसे टॉपिक्स को कवर किए जाएं जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, और उनको बहुत आसानी तरीके से समझा जाए। हमने एक प्रयास किया है। तो आपको हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।